नमस्कार, सुप्रभात। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के तत्वाधान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र में मैं डॉक्टर प्रियंका सक्सेना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा में मुद्दे, चुनौतियाँ एवं अंतर्दृष्टि विषय पर आयोजित वेबिनार में माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी की आभापूर्ण उपस्थिति के लिए आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपके कुशल नेतृत्व में बहुत ही कम समय में विश्वविद्यालय ने विभिन्न चुनौतीपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। इस संकट काल में समाज में सजगता एवं सहायता की भूमिका का श्रेय भी आपको जाता है। इसी क्रम में वेबिनार के व्याख्यान हेतु हमारे बीच उपस्थित प्रख्यात वक्ता प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा, पूर्व अधिष्ठाता वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस वेबिनार में सम्मिलित सभी श्रोतागण एवं प्रतिभागियों का विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। युवा हृदय सम्राट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के महत्व को समझा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा 21वीं सदी में शिक्षा को नई दिशा देने के लिए अग्रणी हुए। इसी क्रम में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में इस व्यापक एवं दूरदर्शी शिक्षा नीति पर जागरूकता के उद्देश्य से यह वेबिनार आयोजित किया गया है। अब मैं माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को उद्बोधन के लिए विनम्रता से आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका सक्सेना। समस्त विश्वविद्यालय जो कि हमारे इस कार्यक्रम में YouTube द्वारा जुड़े और अधिकारीगण, मीडिया और अन्य सभी, मैं आपके समक्ष अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। भारत रखी गई थी, उनका उद्देश्य नई सोच, नए शोध का कोष होना था। वह समाज में विस्तार करना जिससे एक निरंतर गतिशील एवं सभ्य समाज का निर्माण हो सके। माननीय कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में अभी 2 वर्ष पहले एक टीम गठित हुई थी जिसमें नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हमारी वैदिक व सांस्कृतिक शिक्षा पर अंग्रेजी शासन का 200 वर्षों के राज्य का कुप्रभाव पड़ा है। हमारी पुरातनकालीन संस्कृति में व्यक्तित्व निर्माण तथा कौशल पर अधिक बल दिया गया था। प्राचीन भारत में धनुर्धर अर्जुन एवं एकलव्य का निर्माण हुआ था। वहीं वानरों की सेवा का कुल प्रशासन राम ने राम से युद्ध में विजय भी प्राप्त की थी। आज शिक्षा अपंग हो गई है। शिक्षा केवल कागज की डिग्री मात्र बनकर रह गई है। सैकड़ों पढ़े लिखे बेरोजगार लोग बिना व्यवसाय के नितांत गरीबी में भगवान का नाम लेकर अपना जीवन बिता रहे हैं। मंदिरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। जब हमारे सामने कोई विकल्प नहीं रह जाता तो केवल ईश्वर ही एक विकल्प होता है और इस तहत सिर्फ मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है। ऐसे उदाहरण यदि हम अपने कानों की अपेक्षा आंखों से अधिक सुने तो हमें अपने चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं। 2 से 4% छात्र छात्राएं किसी एक विषय को रटकर आईएएस और पीसीएस की शिक्षा आईएएस और पीसीएस की परीक्षा पास करने में सफल हो जाते हैं, परंतु देश के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा को उन 98% छात्रों को समाज के लिए उपयोगी बनाना ही इस नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। हम शिक्षकों को अब गुणवत्तापूर्ण व कौशल विकास पूर्ण शिक्षा पर बनाना है और एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। ये कागजी नकली डिग्री
कि महामारी अब हमारे शहरों में ही नहीं अपितु गांवों में भी व्याप्त हो गई है। फलस्वरूप गांव के बच्चे भी किसी उद्योग को ना सीखना चाहते हैं, ना ही करना चाहते हैं। नकली कागज की डिग्री पाकर नौकरी करनी है और उसमें भी कामचोरी करनी है। दूसरा व्यवधान जो हम सबके मस्तिष्क में है वो है सोशल क्लास का व्यवधान। हमने हर उद्योग को एक नाम दे दिया है। जो बर्तन बनाता है वो कुम्हार है, जो लकड़ी का काम करता है वो बढ़ई है, जो लोहे का काम करता है वो लोहार है। और कुम्हार, बढ़ई, लोहार ये सब निम्न कोटि के लोग हैं। ये हमारे मस्तिष्क की अपनी है जिसके कारण हम सभी लोगों ने बहुत नुकसान सहा है। वैश्य जो सबसे मजबूत और अमीर प्रजाति के लोग थे, जिन्होंने कि बहुत अंग्रेजों के समय में बहुत अच्छे बुनकर थे और सबसे ज्यादा अमीर थे। उनके जब अंगूठे काट दिए गए तो उनको मजबूरन दूसरों के घरों का मैला करना पड़ा और इस प्रकार 19 का सेंस हुआ तो उनको शूद्र कोटि में रखा गया और इस तरीके से हमारे देश शूद्र जन्मे, जिनका कि विकल्प अभी भी सरकार के पास नहीं है कि उनका वो क्या करे। जैसे जैसे हस्तकलाओं का लोप होता चला गया, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सामाजिक व्यवस्था चरमराती चली गई। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ डिग्री लिए ढेरों बच्चे खड़े हैं, पर करीब से देखने पर दिखाई पड़ता है कि वे डिग्री छोड़कर रिक्शा चालक बन जाते हैं, घर के नौकर बन जाते हैं। अनेकों जुलाहों ने अपना जुलाहे का कारोबार ठप करके रिक्शा चलाना उपयुक्त समझा। हमें धनोपार्जन हेतु नई युक्तियां, नए उद्योगों में आज के युवाओं को शिक्षा देनी है, तभी एक सुसभ्य समाज व आत्मनिर्भर समाज की नींव पड़ सकेगी। इस नीति में ये भी विदित है कि शिक्षा के कार्य में सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होगा। शिक्षा को सृजनात्मक सोच, विकास व हाथ से किए गए कार्य पर बल देना होगा, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन। केवल थियरी नहीं, प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रत्येक विषय में जोड़ी जाएगी। किसी छात्र ने क्या सीखा, यानी लर्निंग, इसका भी विवेचन बड़ी सावधानी से किया जाएगा। केवल सिखाना ही कार्य नहीं है, सीखना क्या, आउटपुट क्या निकला, लर्निंग आउटपुट क्या निकला, उसका विवेचन किया जाना आवश्यक है। प्रत्येक छात्र को सशक्त बनाना इसका ध्येय है। कोई छात्र कला एवं विज्ञान दोनों विषयों को लेकर पढ़ाई कर सकेगा। अब ऐसा विभाजन नहीं होगा कि या अन्य कोई कोर्स जिसमें आपकी रुचि हो। शिक्षा व विषय को रोचक व सार्थक बनाने हेतु छात्रों को एजुकेशनल टूर पर जाना अनिवार्य होगा। जैसे कि एशियंट हिस्ट्री जैसे विषयों में कम से कम 10 ऐतिहासिक स्थानों पर जाकर उनके बारे में जानकारी हासिल करना और उनके बारे में एक में विवेचना करना, ये उसकी गुणवत्ता को और सार्थकता को बढ़ाएगा। शिक्षा में मातृभाषा पर बल दिया गया है। प्रदेश में अपनी ही भाषा छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। छोटे बच्चों को यानी कि क्लास 5th तक बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, जिससे कि लर्निंग अधिकाधिक हो। अधिकाधिक लाइब्रेरी बनाई जाएंगी व छात्र छात्राओं को किताबें पढ़नी होंगी। शिक्षकों का जल्दी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, खुले विचारों का आदान प्रदान होगा। इस शिक्षा की विशेषता ये भी है कि यदि जीवन में कोई समस्या ऐसी आए कि कहीं पर भी पढ़ाई आपको छोड़नी पड़े किसी कारणवश, तो आप नौकरी करने के पश्चात पुनः अपनी पढ़ाई को पे वापस जा सकते हैं। एनईपी अब आपके समक्ष एक रंग बिरंगे पुष्पों के ऐसे गुलदस्ते के स्वरूप में सामने रखी गई है, जिसमें अनेकों रंग हैं। जो रंग आपको पसंद आते हैं या प्रत्येक रंग की शिक्षा आपको अपने में अर्जित करनी है और अपने आप में उसको सजाना है। उदाहरण के तौर पर आपको कंप्यूटर पर काम करने की जानकारी एवं कौशल युक्त विषय में
2 या 3 भाषाएं और उसके अनुरूप किसी भी विषय को पढ़ने की इलास्टिसिटी उपलब्ध है। कई बार देश विदेशों का दौरा करने के बाद मैंने ये पाया कि हमारे देश में जिस तरीके का सोशल क्लास का विभाजन हो गया है, विशेषकर अंग्रेजों के जाने के बाद, हम ऐसा समझते हैं कि कोई काम है जो कि हमारी डिग्निटी के अनुरूप नहीं है, हम उसको करना नहीं चाहते हैं। मैं आपके साथ एक उदाहरण साझा करना चाहती हूँ, एक एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ कि एक बस में हम ट्रैवल कर रहे थे और उसका बस का जो चालक था वो निरंतर अंग्रेजी में सारी हवाई की, अमेरिका के आगे पैसिफिक ओशन में एक टापू है हवाई, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहा था। थोड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि इसको इतनी जानकारी कैसे है। बाद में मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मैं कानपुर IIT का पढ़ा हुआ हूँ और एक बार जब मैं हवाई आया तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना, तो मैं यहाँ क्या करूँ। तो मैंने अपना जो काम करता था मैंने छोड़ दिया और यहाँ पर मैं बस चलाता हूँ और टूरिस्ट्स को जगह जगह पे पहुँचाता हूँ और उसके साथ साथ मैं ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो एक्सचेंज होता है ह्यूमन रिसोर्स का कि किस आदमी की नौकरी कहाँ पे लगवाई जाए, वो वाला काम भी मैं करता हूँ। तो इस उदाहरण से हमको ये समझ में आता है कि कोई भी आदमी कोई भी काम कर सकता है और ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है, हर काम काम है। और अगर उसको काम की दृष्टि से देखा जाए तो उसको जो भी काम हमारे हाथ में आता है उसको हमें अच्छे से अच्छा निभाना है। हमें ऐसे विश्वविद्यालयों का निर्माण करना नितांत आवश्यक है जहाँ नई गार्गी बने, नए चाणक्य उत्पन्न हो और जहाँ एक नई सोच की दीपशिखा परस्पर जलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और अब आप अपना सत्र आरंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। सादर धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया। आपके आशीर्वचनों एवं अद्भुत व्याख्यान से सभी श्रोतागण का मार्गदर्शन हुआ। आपका व्याख्यान गहन चिंतन एवं सृजनात्मक सोच वाली शिक्षा के महत्व को बताता है। मातृभाषा की महत्ता एवं खुले विचारों का आदान प्रदान ही शिक्षा का सही प्रारूप है। आपने अपने वक्तव्य में कहा, समाज में किसी भी जीवनयापी कार्य को निकृष्ट नहीं है और उदाहरण से बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। अब आज के प्रतिभावान वक्ता जिनका परिचय देने के लिए सारे स्वर और व्यंजन की सीमा कम लगती है, प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा, पूर्व अधिष्ठाता वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कॉरपोरेट प्रशासन एवं कानून के विशेषज्ञ हैं। आपने पिछले 4 दशकों के शैक्षणिक करियर में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट स्तर पर पढ़ाया है। आपके सानिध्य में 31 PhD और 35 MPhil के शोधार्थियों ने शोध किया है। आपकी 22 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड CSR शीर्षक पुस्तक की समीक्षा सर एंड्रियन कैडबरी ने की थी, जिन्होंने दुनिया को कॉर्पोरेट प्रशासन पर पहला कोड दिया है। आपकी शिक्षा व विकास एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, जो कि वर्ल्ड बैंक का समूह है, द्वारा 3 दिवसीय कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए चयनित किया गया था। वर्तमान में आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। अब मैं प्रोफेसर जयप्रकाश शर्मा सर को विनम्र अनुरोध के साथ व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। Thank you, organizers, especially Professor Archana Chandra and the Honorable Vice Chancellor Professor Sangeeta Srivastava ji. When I received a call
from Professor Chandra कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट एक वेबिनार कंडक्ट करना चाहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। मैंने कहा कि अरे देश में इतने एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन पर बोलने के लिए, लेकिन शी प्रिवेल्ड अपॉन मी एंड सो आई एम हियर। आवाज ठीक आ रही है क्या? देखिए। ओके, सो बिफोर कमिंग टू माय प्रेजेंटेशन, it is a 15-20 maximum 15 minutes presentation, 15 to 20 minutes, impact of new education policy on higher education. I just wanted to share my thoughts or my life's experiences, maybe for 5-6-7 minutes. अगर मैं अपनी जिंदगी के अनुभव आपसे शेयर करूं 5-7 मिनट में प्रेजेंटेशन से पहले, तो क्या ठीक रहेगा? आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं शेयर करूं, नहीं तो मैं फिर जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर। ओके ओके। See, what is that which makes a man so perfect? क्या ऐसी चीज है जो इंसान को इतना सक्सेसफुल और परफेक्ट बनाता है? क्या कुछ ऐसा है? मैंने अपनी जिंदगी में, अब क्योंकि हिंदी में मैंने देखा कि वाइस चांसलर साहब भी हिंदी में बोल रहे थे, तो कोशिश करूंगा मैं मिक्स हिंदी इंग्लिश इस तरह से बोलने के लिए। सो मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ महसूस किया है, तो ऐसा कुछ क्या है? व्हाट इज दैट विच मेक्स ए मैन सो एक्सीलेंट, सो परफेक्ट, सो सक्सेसफुल देन यू और मी और अस? इज इट the hard work, or the person is very smart, or the person is risk taking, or the person belonging to a very powerful family, well connected, backed by very powerful people? So is it any of these or all of these? क्या वो इनमें से एक कारण है या सारे ही कारण हैं या कुछ और है? तो मेरे ख्याल से सबसे बहुत जरूरी है वो है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज योर माइंडसेट। आप कैसे सोचते हैं? हाउ यू थिंक, दैट इज एट द टॉप। आई कंसिडर एट द टॉप। कैसे सोचते हैं आप? आर यू ए पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन और ए नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सन? अगर कोई भी समस्या आती है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, क्या आप सोचते हैं कि ये मैं बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई कांट डू इट? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इफ यू कांट, यू वोंट। कंसीडर ए प्रॉब्लम एज ए चैलेंज। आप ऐसे सोचिए कि लेट मी ट्राई, व्हाई आई कांट डू इट, आई विल ट्राई टू डू इट। और देर सवेर सफलता फिर आप ही की होगी। तो एक तो मैं इसमें जो दिमाग है आप कैसे सोचते हैं, एक और भी चीज है इसमें सोचने में। देर आर पीपल हु आर वेरी they having a strong value system,
जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि ये वाणिज्य विभाग ने ऑर्गेनाइज की है वेबिनार, कॉर्पोरेट सेक्टर में आप एक पर्सनालिटी है नारायण मूर्ति और एक है विजय माल्या। नारायण मूर्ति की सोच, उसका उनका सोचने का तरीका और विजय माल्या की सोच और विजय माल्या की सोचने का तरीका दोनों भिन्न है। जब इन्फोसिस कंपनी क्राइसिस में आई 2013 में, तो आप हैरान होंगे कि नारायण मूर्ति जो उस कंपनी से विड्रॉ कर चुके थे, ही ज्वाइंड द कंपनी अगेन एज चेयरमैन। ही नॉट ओनली ही ज्वाइंड द कंपनी एज चेयरमैन, he brought his son also from USA, Rohan Murthy, and the son and the father and son, they worked so hard that the company was out of crisis. और जैसे ही कंपनी क्राइसिस से बाहर आई, नारायण मूर्ति and his son withdrew from the company. अब कंपनी दोबारा क्राइसिस में आई, तो एक और प्रमोटर नंदन नीलेकानी, he joined the company again. इस देश के अंदर में क्या संसार में बहुत कम व्यक्ति हैं जो प्रमोटर होते हैं और कंपनी से वॉलंटरीली विड्रॉ कर लेते हैं। जिन 5-6 दोस्तों ने ये कंपनी बनाई इन्फोसिस, उन्होंने उस कंपनी, जब वो when the company reached at the top in IT sector, everyone voluntarily withdrew from the management. जैसे ही कंपनी क्राइसिस में आई तो नंदन नीलेकानी ने ज्वाइन किया, और आप देखिएगा इन्फोसिस आज की तारीख में, आप देख लीजिए इन्फोसिस कहां पर है, और आप देखेंगे कि नंदन नीलेकानी जैसी कंपनी ये टॉप पर पहुंच गई है, एक दिन पाएंगे कि नंदन नीलेकानी ने अपने को विड्रॉ कर लिया कंपनी से। और एक तरफ विजय माल्या है, when the company was into severe crisis because of his conduct, तो आप सब जानते हैं he fled the country in March 2016, और उसका क्या है तो इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मतलब बहरहाल जो वैल्यू सिस्टम है वो भी बहुत मैटर करता है, कैसे आप सोचते हैं। बहरहाल उन चीजों पर नहीं जाते हुए, व्यक्ति को अपने ड्रीम्स तय करने चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि पर्सनल लाइफ में डेस्टिनी का भी रोल है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जो मैंने सोचा वो मिला नहीं, और जो मिला वो बेहतर मिला। लेकिन जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें व्यक्ति को अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स तय करने चाहिए। You draw your goals like a project, and then you take action. Work very, very hard. Consider that goal as a marathon, not simply a run. And be focused. Also have faith in God. Deal people in a humanitarian way. Be honest and ethical. अगर आप ऑनेस्ट हैं, एथिकल हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, संसार आपसे, लोग आपसे डरेंगे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, नेवर स्टॉप लर्निंग, एंड फाइनली you should be surrounded as a marathon, not simply a run. And be focused. Also have faith in God. Deal people in a humanitarian way. Be honest and ethical. अगर आप ऑनेस्ट हैं, एथिकल हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, संसार आपसे, लोग आपसे डरेंगे। Learn from mistakes. Never stop learning. And finally, you should be surrounded by those people who have faith in you and who believe in you. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग आपके आजू बाजू में होंगे वही गिराएंगे आपको। I am repeating, you should be surrounded by those people who believe in you and who have faith in you.
So this is very in brief. I wanted to share. देखिए. जी सर, पीपीटी आ गई. Okay. धन्यवाद सर. तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें पीपीटी में, the University of Punjab set up in 1881, 87 University of Allahabad, 1904 the Indian University Act 1904 defined the university role, and 15 BHU, 16 University of Mysore, 17 University of Patna, 17 in the same Calcutta University Commission was set up. And then 1990 Osmania University, 1920 Aligarh, 21 Lucknow, Dhaka now known as Bangladesh, and University, and 1922 Delhi, 1923 Nagpur, 26 Andhra, 27 Agra, 29 Annamalai, 43 Kerala, 46 Sagar, now known as Dr. Hari Singh God Vishwavidyalaya, 47 Punjab University, 50, there were 27 universities in the country. 1990 the number increased to 179. 2009 the number of universities increased to 404, and 2009 to 14 the 250 universities during this period were set up, created. 14 to 17, 14 there were 694 universities, and which increased to 875 in 2017. So these are, you know, the universities which you can categorize into central universities, state universities, deemed private university level institutions, open and distance education in India. The regulatory bodies in the higher education are UGC, AICT, NAC, and others. There are over a dozen regulatory bodies. The number of teachers, faculty in 1950-51 the number was 23,000 around, which increased to 15 lakh around in 16-17. Now, you know, my views on how an institution be governed, especially the higher education. See, the governance is a word which was given to the word in the, you know, in the developed part of the word, and as per the Latin language, governance means to steer, and steer is used with reference to driving, and the role of the steer is direct and control, and based on that meaning, the word governance is governance is defined as the way an institution is directed and controlled, whether institution is a college or university. So, not going into those details, whenever you use the word governance, you should mean good governance, and good governance is based on three pillars. One is commitment to values, second is ethical conduct, and the third is exercise of powers in a responsible way. See, these out of these, the third one is very, very important. First is the commitment to values. So the institution should be committed to certain values, provided those values are good values, and it should be a clear-cut case of how you conduct the institution. That is, the institution be managed in an ethical way. And the third is how you exercise the powers, and the powers are available to the management, that is this side management. In the case of company, it is the board. In the case of university, it is the vice chancellor and the members of his team, he or her team, or so how they exercise the powers. So while exercising the powers, the management should behave properly, and that properly means always should take the interest of the other side, and the other side is long list of stakeholders, and in the list of stakeholders, in addition to the faculty, there are students, there are karamcharis, and there are others, and at the end is public is also one of the major stakeholders. So while exercising the powers, the management should
always keep the interest of the other side, that is the stakeholders. And it is very difficult to achieve academic excellence in any institution unless it is a case of good governance. And academic excellence is achieved by satisfying all stakeholders, closeness to students, and running the institution in a human way and value driven organization institution. The major pillars of governance is ethical conduct, and that is ethical governance in higher education. See, there is a quote, very famous quote. It is said, if everything is good with universities, the nation is doing well. And so while governing or managing the institution, the management should behave ethically. Now, there are two theories or there are three theories on governance. One is the agency theory. That is a very narrow theory. And as per the agency theory, the institution is governed by the trustees, board of trustees, or you can call the executive council or the senate, or others. That is the very narrow view. While the broader view is, that is the latest theory, that the institution is governed by a long list of stakeholders. That is called stakeholders theory. And as per that theory, in the governance of any institution, the teachers, has employees, the students, and public also, and government department, funding agency also have a role. There is a very famous case, Solomon and Solomon, held in 1897, and as per that Solomon case, it was held that company belongs to no one, and so that same principle applies on an institution of higher learning. That is because a university or a college is a body corporate, and so that principle apply even on universities. And so universities belongs to no one. It is not only the promoters, but there is a long list. That is, teachers, university or college belong to the teachers, employees, and students, and there are others also. But normally, what I have noticed is teachers and employees and students have a tendency to be the least loyal, saying goodbye to the university or a college once they get their better opportunity, or students getting their final degree. That is normally which I have noticed. But the idea that the university or the institution belongs to a large number of stakeholders, that sounds well. And then there is a university code of ethics, and as per the university code of ethics, the strong university code of ethics should have the following elements. One, culture of courage, honesty, integrity, fairness, and generosity, a commitment to obey university laws and regulations, prohibition on giving and receiving bribe, restriction on giving and receiving heavy gifts, prohibition on donations, capitation fee, etc., ensuring transparency, no to teasing, offhand comments, including sexual harassment, strong whistleblower mechanism, protecting environment, employee training, and regular review of code on ethics. Then there are certain codes and standards on educational governance. And what was the need to have code and standards on educational governance? See, there are four major key players in the governance of universities or colleges. One, the management, the teachers, the employees, and students, funding agency, government, and the public also play a role. The management should act in the best interest of all the stakeholders, but because the management not acting well, and so a need was felt to have codes and standards on governance of universities and colleges. Then there are certain problems the higher education is facing, which I have noticed. One, especially our, in India, as compared to the developed part of the world, our focus is mainly on quantity, that is expansion, and not the quality of education. Second, we are suffering from the problems of overexpansion. Heavy amount is being spent to finance the overexpansion. The third major is only 1% of GDP is allocated to higher education, while it should be at least 1.5% of higher education. And the overall, allocation should be 6%,
and which I am very happy that in the new education policy, current education policy introduced by the government has assured that at least 60% of GDP will be spent on education, and so the other problem which I have noticed is inadequate infrastructure. See, Indian higher education system is the third largest in the world, next to USA and China. The kind of infrastructure required for such a huge education system is not enough as provided by the country. Then is the strong research and publication. See, if you compare India with Oxford, Cambridge, and other parts of the world, those universities, they allow their faculty involved in continuous research, international conferencing, funding, and others, while we are lacking there. Then lacks regulatory environment in India. If we compare Indian universities with other parts of the world and the other developed part of the world, and digital world, that is smart classes and others also, in the new education policy, there is a focus on that also. Now, the impact of the new education policy on higher education sector. So, what I have noticed, as you see, the national education policy, there are that comprise a set of policies formulated by the government, and the need of such a framework was first felt in 1968. Then the education policy was introduced, and the commission recommended the number of commissions. The country revisited and revised the policy in 1986. Then again it was reviewed and updated in 1992, and this year we have a very comprehensive, full-fledged new new education policy in the country. These are some of the silent features of the new education policy which I have noticed, especially with reference to higher education. There will be, the government wants that there will be single regulatory body for higher education. There should be. So all these bodies like AICT, UGC, NCT, and others will be merged into one higher education commission in India. So this was proposed long back by a number of committees, and also whether it was UPA government or the earlier BJP government or the current government. And so I am very happy that this government has accepted the recommendations of those committees, and so we will be having only one umbrella organization in the country now, and that is the Higher Education Commission. Second, this policy proposes multiple entry and exit programs. That is, instead of 3 years, we will be having 4-year degree program. And as per the 4-year degree program, it was first introduced in Delhi University when I was the head and dean, and there was a huge controversy on this, model 4-year degree program, and then ultimately it was withdrawn. And again, now this the government has proposed the same 4-year degree model. I am very happy that that model is introduced in the education policy for the whole of the country. And as per this 4-year degree model, after certain time, if you want to exit from the university, then you will be awarded on a certificate. After 2 years, if you decide to exit, you will be awarded diploma. And after 3 years, if you decide to exit, you will be awarded a professional or vocational degree. And if you complete 4 years, then you will be awarded a bachelor's degree, full bachelor's degree. And so that is a 4-year education model which this new education policy is talking about. And then there is a proposal to introduce academic credit bank. So if somebody left the education in between, then credits will be transferred to academic bank of credit, and or can continue again from where the person has left. Then there is a proposal to discontinue MPhil, and so it was long back required. And then students will be flexible to choose their subject preference till PhD level. And then foreign universities will now be able to set up campuses in India. That is, world's top 100 foreign universities will be giving facilities to operate in India through a new law. Now, and the other proposal here is focus on digital learning. And then is the budget allocation will be increased to
6% of GDP. So earlier it was 4%. And then common entrance exam for all colleges will be conducted by a body, National Testing Agency. And so there, high quality common exam will be conducted by the National Testing Agency for various subjects like science, arts, etc. for the university entrance exam at least twice a year, and the exam will be optional. And so this I wanted to share with you all. Thank you listening so patiently. बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका व्याख्यान आपकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देता है। मुझे दृढ़ता से ज्ञात है कि आपको सुनकर सभी श्रोतागण लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। If you can't, you won't. Consider a problem as a challenge का गुरु मंत्र प्रदान किया। नारायण मूर्ति एवं विजय माल्या का उदाहरण देकर हमारा मार्गदर्शन किया। आपने बताया कि हमारा वैल्यू सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए। गुड गवर्नेंस एवं एथिक्स का प्रभाव स्टेक होल्डर्स पर पड़ता है, तभी कोई भी संस्था एक्सीलेंस की ओर अग्रसर होती है। सभी स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने से ही राष्ट्र का कल्याण होता है। हम सभी श्रोतागण बहुत लाभान्वित महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। अब इस उद्घाटन सत्र में अंतिम धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए मैं डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव, चीफ प्रॉक्टर एवं HOD फिलॉसफी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी प्रयागराज को आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रियंका सक्सेना। धन्यवाद ज्ञापन के इस क्रम में मैं सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं। ये जो आज का सेमिनार है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इश्यूज, चैलेंजेस एंड इनसाइट्स इन हायर एजुकेशन, जिसका आयोजन माननीय कुलपति महोदया के अमूल्य मार्गदर्शन और संरक्षण में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के अकादमिक कर्तव्यों की श्रृंखला में ये एक नौ पग है, 9 सोपान है। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी व्यक्तियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, प्रतिभागियों के लिए, उनको अपने अकादमिक उत्कृष्टता की तरफ अग्रसर करने के लिए ये एक और नित्य नया नवीन प्रयास है। और इस तरह के अकादमिक कार्यक्रम, इस तरह के शैक्षणिक कार्यक्रम हम सब लोगों को एक अवसर प्रदान करते हैं अपने आत्मावलोकन का, अपने आत्मनिरीक्षण का। माननीय कुलपति महोदया के दूरदर्शी नेतृत्व में आज जिस वेबिनार का आयोजन हो रहा है, उसमें आज के जो सूत्र उद्बोधक थे आचार्य JP शर्मा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, आपका उद्बोधन हम सब लोगों को एक नवदृष्टि प्रदान करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपके प्रति हम अपना सम्मान सहित आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय संस्था के द्वारा आयोजित हो रहे इस वेबिनार में विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय, अधिष्ठाता कला संकाय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण और आपके नेतृत्व में उस पूरी आयोजक संस्था ने आज इस वेबिनार को मूर्त स्वरूप दिया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, हृदय से साधुवाद। इस वेबिनार के द्वितीय सत्र में जिनकी सहभागिता होगी, जो प्रतिभाग कर रहे हैं दूर सुदूर से, जो शिक्षक गण हैं, जो शोध छात्र छात्राएं हैं, जो अन्य लोग हैं, उनके प्रति भी मैं साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी समष्टि अभिव्यक्ति से, आपकी समष्टि उपस्थित से ही इस तरह के कार्यक्रम अपनी अभिष्टता और संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त भी करूंगा द्वितीय सत्र में जो लोग सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टर गीतांजलि श्रीवास्तव का, डॉक्टर गौतम कोहली का, डॉक्टर अलका प्रकाश का, डॉक्टर शिवानी का, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सहयोग किया इस कार्यक्रम को मूर्त स्वरूप देने के लिए। और विशेष आभार व्यक्त करूंगा अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का, जिनका हमेशा हमें अमूल्य सहयोग मिलता है विश्वविद्यालय की गतिविधियों को
जनहित में प्रसारित करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आभार और कृतज्ञता ज्ञापन उस महामना शख्सियत के प्रति, उस विदुषी व्यक्तित्व के प्रति, जिनके प्रति आभार देना एक हम लोगों के लिए अनंतम श्रृंखला हो गई है। शब्द, भाव, अभिव्यक्ति सब कुछ अपूर्ण रह जाते हैं जब माननीय कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी के लिए हम लोगों को धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापित करना पड़ता है। आप हृदय से सही मानिए, आप हृदय से सही मानिए, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक ऐसा अवसर होता है कि हम इस तथ्य का ज्ञापन करते हैं कि जब कभी भी हम लोग अकादमिक संशय की स्थिति में होते हैं, दुविधा की स्थिति में होते हैं, तो हमें एक ऐसा नेतृत्व, एक ऐसा मार्गदर्शन, एक ऐसा विद्युत पूर्ण हमें भाव मिलता है माननीय कुलपति महोदया के नेतृत्व में, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, कि हमें ऐसा लगता है कि इस चर और अचर जगत में, इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है और कुछ भी दुरूह नहीं है। मैं सिर्फ इन पंक्तियों के साथ अपनी संरक्षिका का, माननीय कुलपति महोदया का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पत्थर की जो लकीर थे वो लोग मिट गए, हम ऐसा नक्श थे कि हवा पर बने रहे। एक बार बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, और इस विश्वास के साथ कि ये वेबिनार अपनी सफलता को प्राप्त करेगा, मैं अपना धन्यवाद ज्ञापन इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुद्दे, चुनौतियों एवं अंतर्दृष्टि विषय पर आयोजित वेबिनार में मैं डॉक्टर गीतांजलि श्रीवास्तव सभी सम्मानित विद्वजनों एवं प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा नीति उस राष्ट्र के मानव संसाधन विकास की एक परियोजना होती है, एक आधारशिला होती है और एक रणनीति तैयार करती है कि किस तरीके से उस राष्ट्र के मानव संसाधन का गुणात्मक विकास किया जाएगा। और इस नीति में मुख्य रूप से बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं युवावस्था की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। शिक्षा नीति अपने अंदर इन सभी मनुष्य के जीवन की इन सभी अवस्थाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते निर्धारित की जाती है। शिक्षा नीति न केवल विकासात्मक आवश्यकताओं वरन समाज के सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास की ओर भी उन्मुख होती है। ये हमारे सांस्कृतिक विकास को न केवल प्रभावित करती है वरन उसे प्रभावित भी करती है कि जैसी शिक्षा नीति होगी वैसा ही हमारा युवा होगा, वैसे हमारे बच्चों का विकास होगा और वैसा ही सामाजिक परिवेश बनेगा। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि सामाजिक शिक्षा नीति एक समग्र रूप, एक अपनी अंतर वस्तु में एक समग्रता का पुट लेकर के निर्धारित की जाए, जिसमें विभिन्न विषय, विभिन्न संस्कृति, समाज के विभिन्न आयाम, इन सभी को सम्मिलित किया जाए। इसी विषय से संबंधित आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर अर्चना चंद्रा, जो वर्तमान में वाणिज्य संकाय की अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष हैं, जिनका फील्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है और इस क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही गहनता और बहुत ही समर्पित भाव से काम किया है। अतः मैं विलंब न करते हुए प्रोफेसर अर्चना चंद्रा जी को आमंत्रित करूंगी कि वो दिए हुए विषय पर अपने विचार हम सबके समक्ष रखें। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गीतांजलि श्रीवास्तव, आपका आभार। सर्वप्रथम मैं अपनी वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव जी का आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रोत्साहन की वजह से आज हम सब यहाँ डिजिटल माध्यम से एकत्र होकर अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर वो काफी समय से करना चाह रही थी कि हम लोग अपने अपने विचार प्रकट करें, और उन्हीं के निरंतर प्रोत्साहन का ही नतीजा ये है कि आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं।
आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा की ओर। हम सब ये जानते ही हैं कि शिक्षा ही देश को, समुदाय को, व्यक्ति को प्रगतिशील बनाता है। और अभी पहले सत्र में ही किसी ने कहा, एक प्रवक्ता ने ये कहा कि if everything is well with the universities, the nation is doing well। ये सही ही कहा है। यदि शिक्षा प्रणाली हमारी अच्छा कर रही है तो हमारा देश भी प्रगतिशील है। प्रत्येक सरकार की इसीलिए यही रणनीति होनी चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता तो हो ही, पर समय समय पर परिस्थितियों के संदर्भ में शिक्षा की समीक्षा की जाए तथा संशोधन भी अनिवार्य है। इससे हमारा युवा, जो वर्तमान और भविष्य भी है हमारा, उसे सकारात्मक रूप से ढाला जा सकता है। भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत समय से चर्चा का विषय रहा ही है और आगामी 10 वर्षों तक, कम से कम 10 वर्षों तक, यह युवा जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक बने रहना ही निश्चित है। इस विशाल युवा जनसंख्या को सकारात्मक बनाने के लिए शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए तथा भारतीय परंपराओं और मूल प्रणाली पर आधारित होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अडिग विश्वास हमारी भारतीय तथा भारतीय परंपराओं में हमेशा रहा है और वो हमें हमेशा याद दिलाते रहे हैं इसके बारे में। और इसी से प्रेरित यह नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। सर्वप्रथम हम समझ लें कि समग्र शिक्षा है क्या। मैंने गूगल किया और हमको गूगल ने ये बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा एक नवीन अभियान है। मुझे कुछ हंसी आई। अब भारतीय परंपरा के हिसाब से इसमें कुछ नवीनता तो है नहीं। क्यों? समग्र शिक्षा की परिभाषा क्या है? वो यही है कि समग्र शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, भावुक इमोशनल, सामाजिक यानी सोशल, भौतिक यानी फिजिकल, सर्वजनात्मक यानी क्रिएटिव तथा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्षमता का विकास करती है। अब प्राचीन काल में क्या था? प्राचीन काल में भारत की शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य तीनों ही आवश्यक हैं। नॉलेज, विजडम एंड ट्रूथ ऑल आर इम्पोर्टेंट। और यह माना गया कि इन तीनों को ही व्यक्ति की सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। यही प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध विरासत हमारी नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मार्गदर्शक प्रकाश बनी रही। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विषयों के समागम की परंपरा रही है। बाणभट्ट की कादंबरी ने उच्च शिक्षा तथा ज्ञान का उल्लेख किया है और कहा है कि यह 34 कलाओं का समागम है। इनमें विज्ञान तथा कला सभी बराबरी से शामिल है। आधुनिक शिक्षा की लिबरल आर्ट्स की जड़ें भी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में पाई जाती हैं। सॉफ्ट स्किल्स जैसे संचार, विचार विमर्श, शास्त्रार्थ भी प्राचीन भारतीय शिक्षा की नींव रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब परंपराओं को वापस लाते हुए 21वीं सदी की आधुनिक शिक्षाओं को आवश्यकताओं को पूरा करेगी। तो समग्र शिक्षा या होलिस्टिक एजुकेशन तथा बहु विषय शिक्षा हमारे लिए कोई नई नहीं है। ये नवीन एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा पॉलिसी में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे कि हम होलिस्टिक
एंड मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षा इम्पार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि अंडर ग्रेजुएट शिक्षा में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स का समागम हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा मैथमेटिक्स में भी करेंगे और इसकी अनुमति देती है। इसका क्या परिणाम होगा? इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है। और क्योंकि प्राचीन काल में ये सिद्ध किया है, में हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली ने ये सिद्ध किया है कि ये उत्तम विद्वता में का परिणाम देगी। इससे छात्रों की संज्ञात्मक क्षमताएं विकसित होंगी, जैसे गहन सोच, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन डेप्थ लर्निंग आदि। इससे एक और लाभ भी है, सामाजिक तथा नैतिक सूझबूझ में भी वृद्धि होगी एवं शोध में गुणवत्ता भी मिलेगी। आगे इस नीति में ने स्पष्ट किया है कि IITs तथा अन्य उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस भी समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तथा कला और मानविकी विषयों को अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। IITs में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स तो हैं ही, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, साइंस एंड फिजिकल साइंसेस के तो सब्जेक्ट्स हैं ही, लेकिन अब इस नीति के अंतर्गत ये सोशल एंड ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करने का या ऑप्ट करने का विद्यार्थियों को एक अपॉर्चुनिटी भी देती है। इससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है और एक सबसे बड़ी चीज इसमें ये मतलब जो देखने को मिलेगी वो ये है कि छात्र अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है। अक्सर करके ये देखा गया है कि इंजीनियर्स को टेक्नोलॉजी तो मालूम है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूसेज कई बार नहीं मालूम होता कि सोशल फील्ड में या जब हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो सोसाइटी में उसका क्या यूटिलिटी है, वो किसी काम की है भी या नहीं, सोसाइटी की क्या डिमांड है। इसके हिसाब से यदि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए तो वो बहुत ही उत्तम होगा। और ये नीति इसी की ओर अग्रसर करती है और ये प्रेरणा देती है हम सबको और हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी, जो उच्च स्तरीय इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक द IITs एंड अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, उनको भी ये प्रेरित करती है कि आप इसको इनकॉर्पोरेट करें ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने टेक्नोलॉजी को तो समझें लेकिन उसकी यूटिलिटी को भी भली भांति से समझ सकें। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स पे भी जोर दिया गया है विभिन्न प्रवेश तथा प्रस्थान बिंदुओं में। इससे क्या होगा? इससे शिक्षा में जो अनम्य सीमाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और जीवन भर सीखने का और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी छात्रों को मिल सकेगा। यदि हम और आप भी इस उम्र में यदि कुछ सीखना चाहें तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थी बहुत बर्नट आउट फील करते हैं और जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो बीच में ब्रेक लें। ये शिक्षा नीति, हमारी नई शिक्षा नीति है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसकी अनुमति देती है बिना ब्रेक को लाए हुए वो ब्रेक ले सकते हैं। आपकी एजुकेशन में ब्रेक नहीं आएगा, लेकिन आप मानसिक स्तर पर और आप फिजिकल स्तर पे आप एक ब्रेक ले सकते हैं। विशाल बहुविषयक विश्वविद्यालय तथा कॉलेजेस में गुणवत्तापूर्ण शोध करने का अवसर भी बहुविषयक दृष्टिकोण से न केवल शैक्षिक संस्थाओं में बल्कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। पहले रिसर्च जो थी वो केवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या इन द वर्ल्ड ऑफ एकेडेमिया ही होती थी, लेकिन अब इंडस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी ये अनुमति दी जाएगी। They will have to collaborate with the academia, लेकिन ये अनुमति उसमें प्रदान करने से एक प्रैक्टिकल उसकी जो कलरिंग है वो हो सकेगा and the tones of our research will be more valuable
और कुछ प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन उनमें ज्यादा देखने को मिलने की उम्मीद हम कर सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण तथा समग्र और बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने में विशाल विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। पाठ्यक्रम में लचीलापन तथा गुणवत्तापूर्ण विषय विकल्प बनाने तथा प्रस्तावित करने के कार्य में भी यह विश्वविद्यालयों की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दी गई है। संस्थान स्वतंत्र अधिकार इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी द्वारा पाठ्यक्रम में लचीलापन ला सकते हैं। शिक्षण शास्त्र पेडागॉजी में भी लचीलापन ला सकते हैं। क्रॉस डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी विचार को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। विशेषतः शोध में इसका काफी रोल रहेगा। बैचलर और मास्टर्स लेवल में के पाठ्यक्रम में भी तब्दीली लाई जा सकती है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस ऑटोनॉमी की वजह से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को काफी लीवरेज मिलेगा कि वो अपने पाठ्यक्रम को अपने हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से, की डिमांड्स के हिसाब से उसमें लचीलापन ला सकें। शिक्षण में शास्त्रार्थ तथा विचार विमर्श पर अधिक जोर दिया जाएगा। ये हमारे प्राचीन काल में भी था कि एजुकेशन सिस्टम में भी था और आज भी ये वापस लाया गया है और इससे हमें लगता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम इम्पार्ट कर सकेंगे। यह सब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी उच्च शिक्षा संस्थानों की अहम जिम्मेदारी बनी रहेगी कि हम अपने विद्यार्थियों में सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और क्षमता को हम बढ़ाएं और उनको शास्त्रार्थ तथा विचार विमर्श करने की पोटेंशियल या क्षमता को भी हम बढ़ावा दें। भाषा, इतिहास, साहित्य, संगीत, दर्शन शास्त्र वगैरह अन्य सब्जेक्ट्स या में भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनको प्रबल किया जाएगा। अभी तक जो एम्फेसिस था वो था प्रोफेशनल एजुकेशन पे, लेकिन अब हमारी नई शिक्षा नीति जो है इन आर्ट सब्जेक्ट्स को भी बहुत बल दे रही है। इसको प्रबल करने के लिए और प्रेरणादायक शिक्षा वातावरण स्थापित किया जाएगा और समग्र और बहुविषयक शिक्षा को बल प्रदान करने में सहायक होगा। यदि कोई छात्र इन विषयों को पढ़ता है तो उसको उसके क्रेडिट्स भी प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई छात्र अगर कोई इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसके हिसाब से या उसके चॉइस के सब्जेक्ट्स उसको नहीं मिल पा रहे हैं तो वो किसी दूसरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ सकता है और इसके क्रेडिट्स भी उसके जमा हो सकेंगे। या फिर वो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग मोड से भी ये क्रेडिट्स इकट्ठा कर सकता है। ये जो लचीलापन आया है इससे एक बहुविषयक शिक्षा की ओर हम अग्रसर होते हैं और इससे हमारा शोध में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिल सकता है। लचीलापन तथा परिवर्तनात्मक पाठ्यक्रम में सामुदायिक व्यस्तता तथा सेवा, पर्यावरण शिक्षा तथा मूल नैतिक शिक्षा, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी शामिल रहेंगे। ये बहुत अहम है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसके अंतर्गत मानवतावादी, नैतिक, संवैधानिक तथा सर्वभौतिक मानव मूल्यों को सम्मिलित किया जाएगा। वैश्विक नागरिकता शिक्षा, दैट इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएगी। ये एक डिमांड बहुत पहले से थी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हैज बिकम अ रियलिटी, बहुत समय से है और आज तक हमारे पास एक ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जैसा कोई भी पाठ्यक्रम नहीं है और ये पाठ्यक्रम हमारे छात्रों को ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के लिए तैयार कर देगी।
हम अगर ज्यादा समय ले रहे हैं तो बस हम जल्दी से कंक्लूड करते हैं। डिग्री प्रोग्राम की संरचना तथा काल पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए समायोजन किया जाएगा तथा अनेक प्रवेश तथा निकास विकल्प भी बनाए गए हैं। तो इसमें जितना समय बिताएगा छात्र उसके हिसाब से सर्टिफिकेशन मिलने की भी इसमें अनुमति प्रदान की गई है। जैसे कि यदि किसी ने उसको डिप्लोमा, वोकेशनल डिग्री या प्रोफेशनल डिग्री उस कितना समय वो व्यतीत कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, उसके हिसाब से उनको दी जाएगी, जिससे भी ये लचीलापन भी काफी एडवांटेज देता है छात्रों को। हमने अभी पहले क्रेडिट्स जमा करने की बात की थी, जो कि भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन से भी लिए जा सकते हैं और भिन्न भिन्न समय पे भी लिए जा सकते हैं बिफोर यू एक्चुअली कंप्लीट योर प्रोग्राम। तो इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का निर्माण किया गया है। प्रत्येक छात्र के लिए ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोला जाएगा और जितने प्राप्त क्रेडिट्स होंगे वो डिजिटली जमा कर लिए जाएंगे, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में भी बताया था। ओवरऑल अगर हम बात करें, क्योंकि अब समय और लोगों को भी बात करने का है, इसमें अपने विचार रखने का, समग्र तथा बहुविषयक उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हमें अग्रसर करती है। इससे शोध भी अच्छा होगा, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है हमें प्रैक्टिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव मिलने से शोध की यूटिलिटी बढ़ेगी और गुणवत्ता भी बढ़ेगी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत ही प्रासंगिक विषयों पे आपने अपनी दृष्टि डाली और बहुत अच्छा लगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपने अंदर भारतीय संस्कृति एवं भारतीय परंपराओं के पुट को छिपाए हुए है और उन्हें फिर से मुखरित करना चाहती है। जैसे कि आपने बताया कि आजकल के युवा कि उन्हें ह्यूमैनिटी, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र के हों, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र के हों, उन्हें ह्यूमैनिटीज और कला के भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का एक मौका मिलेगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि एक जो विज्ञान का विद्यार्थी है, जो भविष्य में इंजीनियर बनने का सपना देखता है, और उसे यदि सामाजिक समस्याओं और सामाजिक स्थितियों की समझ नहीं होती है तो शायद कहीं ना कहीं उसका विज्ञान, उसका ज्ञान, उसकी कुशलता सब वेस्ट कही जा सकती है। तो आपके विचार मैम बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत ही संक्षिप्त समय में बहुत ही बड़ी और बहुत ही सारगर्भित तरह से आपने जो है अपने विचारों को रखा। शिक्षा नीति, किसी भी समाज की शिक्षा नीति वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित भी होती है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम भाषा ही होता है। जैसे कि हमारी वर्तमान शिक्षा नीति स्थानीय भाषा को भी महत्व देती है और कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा हमें उसी भाषा में ही देनी चाहिए, क्योंकि भाषा, संस्कृति समाज की परंपराओं, आदर्शों और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बिना किसी औपचारिक प्रयासों के प्रवाहित करती है। और हमारी परंपराएं शायद इसीलिए आज भी वर्षों से हमारी भाषाई समृद्धि और हमारी सांस्कृतिक सुदृढ़ता की वजह से ही आज भी वर्षों पहले की परंपराएं आज भी हमारे देश में उसे अपनाया जाता है और उसे निर्वाह किया जाता है। इसके अलावा किसी भी विकासात्मक योजना की सफलता उसकी जन सामान्य के द्वारा स्वीकृति और आत्मसातीकरण के द्वारा ही संभव होती है, जिसमें भाषा और संस्कृति बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यदि हम किसी भी योजना को हम जन सामान्य की भाषा में, जो उस योजना को उपयोग करने वाले या लाभार्थी हैं उनको उनकी भाषा में हम नहीं समझाते हैं या उन तक नहीं पहुंचाते हैं, तो शायद योजना का जो असली रूप है उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसी संदर्भ में हमारे बीच उपस्थित हैं प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता, अधिष्ठाता कला संकाय एवं विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, जो कि प्राचीन इतिहास के धर्म और दर्शन क्षेत्र के विद्वान हैं। आज के इस वेबिनार में आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संवर्धन विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। प्रोफेसर राजकुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन है कि आप दिए हुए विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतांजलि श्रीवास्तव जी।
आवाज मेरी जा रही है? आवाज मेरी मिल पा रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप प्रारंभ करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय हम सभी की प्रेरणा स्रोत कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, परम सम्मानित मुख्य वक्ता प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, विश्वविद्यालय के समस्त विद्वान अध्यापक भाइयों, विदुषी अध्यापिका बहनों और वेबिनार से जुड़े समस्त सुधीजनों और अध्येताओं, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हम यह देखते हैं कि 1986 के बाद लगभग हम देखें 34 वर्षों का एक लंबा समय बीत चुका था और इधर पिछले 3 दशकों में देश और दुनिया में अनेकानेक परिवर्तन हुए। देश वैश्वीकरण, उदारीकरण और आर्थिक विस्तार के दौर से गुजरा, परंतु नई शिक्षा नीति का आगाज हुआ नहीं। देश बदला, दुनिया बदली, समाज और उद्योगों की जरूरतें भी बदली। शिक्षा जगत में कोई क्रांतिकारी मोड़ नहीं आया। इस दिशा में हम देखें तो ठीक है, एक लंबा समय गुजरा, 34 वर्षों का समय बीत गया। उसके बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने आई और बहुत ऐसे आयामों को लेकर आई कि जो भी लंबित बातें थी, जो भी भूली बिसरी चीजें हो चुकी थी, जिसे कभी कभी हम लोगों ने निरर्थक मान लिया था, उसको एक परवान मिला, एक आवाज मिली, एक ऊंचाई मिली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एकमात्र ऐसी नीति है जिसमें पंचायत से लेकर संसद तक, ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, छात्र से लेकर अभिभावक तक, यहां तक कहें कि शिक्षक से लेकर शिक्षाविदों तक और गरीब से लेकर उद्योगपतियों तक इस नीति को बनाने में उनसे विचार विमर्श किया गया, सहयोग लिया गया और निश्चित रूप से इन सभी का इसमें योगदान है। यह पूर्ण रूप से एक ऐसी समावेशी शिक्षा नीति है जिसे दुनिया के विशालतम विचार विमर्श, मंथन और चिंतन के उपरांत ही एक स्वरूप मिला जिस पर हम आज चर्चा के लिए बैठे हैं। यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारतीयों की आकांक्षाओं, उम्मीदों और भावनाओं को अपने अंदर समेटे स्वर्णिम भारत का एक स्वप्न लिए एक विजन होगा। नई शिक्षा नीति आने वाले समय में एक ऐसा मानव संसाधन तैयार करेगी जो राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगा। यह भी सत्य है कि जब प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, वे सिकुड़ते से नजर आए, तो मानव संसाधन में निवेश करना चाहिए। शिक्षा में निवेश एक ऐसा प्रयोग है जिसका लाभ हम पीढ़ी दर पीढ़ी पाएंगे। 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। नालंदा और तक्षशिला के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना इस शिक्षा नीति का लक्ष्य बन चुका है। हमारा राष्ट्र पुनः एक ज्ञान शक्ति का उत्कृष्ट केंद्र बने, इसके लिए शिक्षा नीति के स्वरूप को बनाने का प्रयास किया गया है। गांधी जी ने भी ये माना था। यदि हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो वह मातृभाषा में दी जानी चाहिए। इन बातों को स्थान देते हुए नई शिक्षा नीति में कोई भी छात्र किसी भी भाषा को चुन सकता है, इसके लिए विकल्प खुले रखे गए हैं। कोई भाषा थोपी न जाए, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। निश्चित रूप से मातृभाषा के संदर्भों में बहुत पहले ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह बात कही थी, निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत के मूल, बिना निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कैशोल। यानी निश्चित रूप से यह भाषा केवल भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये सारी अभिव्यक्ति में संवेदना समाहित होती है। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से इस बात को मानकर चलते हैं कि हमारा ज्ञान चाहे जिस स्तर पर पहुंच जाए, लेकिन उसमें
सूचनाओं के साथ साथ हमारी संवेदना भी जुड़नी चाहिए, क्योंकि ये संवेदना ही संस्कृत की वाहक होती है, मानवीय मूल्यों को साधने का एक आधार होती है। हम संवेदनाओं को यदि छोड़ दें तो चाहे जिस विज्ञान की बातें करें वह ओछी होंगी, ना तो व्यक्ति का हित होगा, ना हमारे समाज का हित होगा, ना ही देश का हित होगा। हमारे प्राचीन मनीषियों ने पहले ही सोच लिया था, तभी तो ये वाक्य हमारे सामने आता है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। यदि मैं दूसरी तरफ गौतम बुद्ध की बात करूं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से माना चरत भिक्षुअम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। निश्चित रूप से अधिकतम संख्या का अधिकतम हित होना चाहिए, बहुजन हिताय बात होनी चाहिए, चाहे हमारी शिक्षा जिस स्तर पे पहुंचे, जिस आयामों को टच करे। यह शिक्षा बहुजन सुखाय भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी, सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब वह लोकानुकंपाय हो, लोक हित में हो। यदि वह लोक हित में नहीं है तो निश्चित रूप से हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और ऐसी जरूरत आन पड़ी थी, तभी यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने प्राचीन परंपराओं को समेटे हुए, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, सारी बातों को रखते हुए एक नए कलेवर में दिखलाई तो पड़ती है, लेकिन इतनी आवश्यक थी जिसे हम विस्मृत कर चुके थे और अब संस्कृत के वाहक बन चुके थे। जाने अनजाने ये गलतियां हमसे होती थी। यह मानकर चलना पड़ेगा। सत्य भी है कि शिक्षा केवल शिक्षित ही नहीं करती, अपितु राष्ट्र का निर्माण भी करती है। वह ऐसे चरित्र का निर्माण करती है जो जीवन मूल्यों पर टिका हो, देश को समर्पित हो और मानवता एवं वैश्विक सोच से परिपूर्ण हो। राष्ट्रभक्ति नहीं, वैश्विक नागरिक तैयार करने की परिकल्पना को सामने रखकर ही यह शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। स्टडी इन इंडिया एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए 100 शीर्ष संस्थानों के लिए रास्ते खोले गए हैं। निश्चित रूप से ये सारे प्रयास सार्थक होंगे और एक नई ऊंचाई पर हमें ले जाएंगे। यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं, मैकाले की बात करें तो मैकाले ने हमें हीन भावना से ग्रसित करके पश्चिमी सभ्यता को उच्चतर बनाने का काम किया था। देश की शिक्षा और संस्कृत का मूल ढांचा ही बदल दिया गया और ऐसे भारतीयों को तैयार किया गया जो सोच समझ, मूल्यों एवं विचारों से विदेशी परंतु रंग रूप में स्थानीय हो। इस ऐतिहासिक भूल को नई शिक्षा नीति ला करके सुधारने का प्रयास किया गया है। अब हमारे युवाओं की सोच भी भारतीय होगी और उनका रंग भी भारतीय होगा, जिसकी परम आवश्यकता हमारे सामने थी। शुरुआत में जब भी कोई स्टूडेंट आता है, यह लिखा मिलता था, आज भी है, शिक्षार्थ आओ सेवार्थ जाओ। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि यदि हम संस्कृत को छोड़कर चलते हैं, यदि सभ्यताओं से दूरी बनाते हैं, अपनी जो मूल थाती है उससे हम दूर हटकर बात करते हैं, तो आज यह चलने की स्थिति में नहीं है। ना तो हमें लाभ देगी, ना किसी तरह मानवता का कल्याण करेगी। इसलिए अब आवश्यक है कि वे शिक्षार्थ आएं, सेवार्थ ही न जाएं, बल्कि संस्कृत के रक्षार्थ भी जाएं। यह मानकर चलना होगा, आवश्यकता है इसकी। मैं लिंकन की तरफ जाना चाहूंगा, जब उन्होंने एक आग्रह प्रस्तुत किया था कि चाहे स्टूडेंट या जो भी अध्येता हो, जो भी सुधी जन हो, अपने मस्तिष्क को चाहे जिस भी ऊंचे दामों पर बेच दे, लेकिन वह अपनी आत्मा को बिकाऊ न समझे, क्योंकि नैतिकता की परम आवश्यकता है, नैतिक मूल्यों की परम आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं है, मानकर चलना चाहिए कि यदि हमने 5 रुपया भी कमाया हो तो $500
से बढ़कर है यदि अनैतिकता से वह धन कमाया गया हो। यह जो नई शिक्षा नीति है उसमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखा गया कि वे हमारे प्राचीन संस्कृत के जो अमूल्य तत्व थे, जो अपसंस्कृति की वजह से थोड़े से धूमिल से हो गए थे, उनके संरक्षण की बात आ रही है, उनके संवर्धन की बात आ रही है। निश्चित रूप से पुरुषार्थों की बात हमारे सामने आएगी, उसको ऊपर होना भी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में एक समन्वय स्थापित होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे और विश्व का हम कल्याण करने की स्थिति में होंगे। तभी ये बात आएगी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। निश्चित रूप से यदि मुझे विश्व मार्यम की अवधारणा को साकार करना है, यदि मुझे वसुधैव कुटुंबकम की बात को सोचना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ना होगा, और जिसको लेकर यह नई शिक्षा नीति कुछ ज्यादा चिंतित भी है और उधर हमें ले जाना भी चाहती है। विश्व मंगल बोध की कामना को लेकर इस नीति को लाया गया है। त्याग हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा साध्य हुआ करता था, आज भी उसको हमें सामने लाना पड़ेगा। स्वहित के ऊपर मुझे परहित को स्थापित करना होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इन बातों को हमें सामने लाना होगा। जो हमारी संस्कृति में समन्वय की नीतियां थी, वो चाहे प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय की बात हो, व्यष्टि और समष्टि के समन्वय की बात हो, संतत्व और शूरत्व के समन्वय की बात हो, और यहां तक कि कृषि से ऋषि की बात हो, यह नई शिक्षा नीति इन सबको साधने के लिए हमारे पास है, और हम निश्चित रूप से फिर एक बार विश्व गुरु की हैसियत में पहुंचने की स्थिति में हैं। तकनीक के दौर में यह ऐसे वैश्विक नागरिक का विकास करेगी जो देश की चुनौतियों के मध्य समस्याओं का समाधान खोजने में अहम भूमिका निभाए। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की संस्कृति को एक नया स्वरूप देने के लिए यह नई शिक्षा नीति हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वायत्तता और नियमन के बीच का मार्ग चुनते हुए संस्थाओं को आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए प्रावधान इसमें प्रस्तुत किया गया है। निश्चित रूप से यह हमारा बहुत लाभ करेगी। कोविड काल की समस्याओं और नए दौर में तकनीक के बढ़ते उपयोग को व्यवस्थित बनाने की दिशा में भी नई शिक्षा नीति एक नए युग का सूत्रपात करेगी। हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी और देश का हर छात्र शिक्षित मानव संसाधन के रूप में एक ताकत बनकर आत्मनिर्भर, सशक्त एवं शिक्षित भारत के निर्माण में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है, और ये सारी बातें नई शिक्षा नीति के तहत ही हम क्रियान्वित कर सकते हैं। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि बड़े पूर्व काल से ही हम प्राचीन इतिहास के स्टूडेंट हैं। हमेशा भारतीय संस्कृति को के जो अच्छे तत्व हैं उनको छिपाने की कोशिश की गई और उसे जानबूझकर रोकने की कोशिश की गई, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की गई। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने ये बड़े आराम से किया, बड़े षड्यंत्रों से किया, जबकि हमारे वहां यदि मैं विद्वानों की बात करूं, जीवक, चाणक्य, अभी मैडम ने बाणभट्ट का नाम लिया, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, सुश्रुत, पतंजलि, गार्गी, लीलावती, तमाम ऐसे नाम हैं जो किसी एक विधा में पारंगत नहीं है। उनकी विधाओं की बात करें तो कितने ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। एक एक हमारे ऐसे ऋषि मनीषियों के बारे में, ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में। अभी मैं तकनीक की बात कर रहा था, आज भी मेहरौली का लौह स्तंभ लोहे का बना हुआ है, आज भी बिना जंग लगे अपना सर उठाए खड़ा हुआ है। हम कमजोर नहीं थे तकनीक में। ये सारे मंदिर स्थापत्य, सारे जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, प्राचीन धरोहरें हैं,
ये आराम से दिखलाती हैं कि हम कहीं कम नहीं थे, हमें कम किया गया, हमारी उपलब्धियों को कमजोर किया गया। मैं अंत में एक बात फिर दोहराना चाहूंगा कि निश्चित रूप से समय ज्यादा हो रहा है जितना समय हमें दिया गया है। निश्चित रूप से समन्वय को स्थापित करते हुए चाहे ज्ञान विज्ञान की जिस भी ऊंचाई पर हम पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपनी संवेदनाओं को नहीं भूलना चाहिए। संवेदित होना पड़ेगा, तभी हमारे संस्कृति की महिमा आगे बढ़ेगी, हमारी संस्कृति मजबूत होगी, उसके संवर्धन में हम सहभागी बनेंगे। एक अंतिम लाइन मैं कहना चाहूंगा, आंच दें संवेदनाओं को पिघलने के लिए, बदचलन होती हवा का रुख बदलने के लिए, मैंने एक दीपक जलाया है बड़े विश्वास से, इन अंधेरों के इरादों को कुचलने के लिए, इन अंधेरों के इरादों को कुचलने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सांस्कृतिक पुनर्जागरण से युक्त आपके आख्यान ने हम सभी को संवेदित कर दिया और बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही मार्मिक ढंग से आपने हमारी जो सांस्कृतिक गलतियां रही, हमारी संस्कृति के संरक्षण के संदर्भ में हम सबने जो, हमारी पीढ़ियों ने जो गलतियां करी हैं, उनके सुधार से युक्त ये नई शिक्षा नीति, इसका जो हमें बोध कराया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही संक्षिप्त रूप में और बहुत ही कम समय में आपने बहुत सारी जानकारी हम सबको दी कि हमारी सांस्कृतिक विरासत कितनी ज्ञान से धनी है। हमें शायद हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को और हमारे से पहले की पीढ़ी को भी नहीं पता होगा कि कैसे कैसे विद्वान ऋषि मुनि हमारे बीच उपस्थित थे और उन्होंने किस तरीके से हमारे जीवन से जुड़ी हुई अनेकों आवश्यकताओं को विधि, ज्ञान, संस्कृति, परंपरा, आदर्श मूल्यों के आधार पर किस तरीके से स्थापित किया है, जो आज भी जिसका कोई सानी नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारे जो तीसरे व्याख्यान करता है प्रोफेसर विवेक सिंह, जो वर्तमान में विद्यार्थी कल्याण के अधिष्ठाता हैं तथा समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप समाज कार्य के व्यवहारिक क्षेत्र के विशेष ज्ञाता हैं। आपने बहुत सारे सरकारी परियोजनाओं में काम किया है और व्यवहारिक क्षेत्र में सामाजिक जीवन की व्यवहारिक समस्याओं के क्षेत्र में आपका ज्ञान अतुलनीय है। समाजकार व्यवसाय, जो कि एक हेल्पिंग प्रोफेशन कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील करना और लोगों को तैयार करना। शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है, उसमें भी ये वर्तमान की आवश्यकता है कि वो इस तरीके से उसका क्रियान्वयन हो कि अधिक से अधिक लोग उसको उसके यथावत स्वरूप के माध्यम से उसको अपना सकें और उसका लाभ उठा सकें। तो समाजकार व्यवसाय किस तरह से इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में अपनी भूमिका अदा करता है, इस विषय पर विचार डालने के लिए हमारे बीच डॉक्टर प्रोफेसर विवेक सिंह है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपसे निवेदन करूंगी कि आप अपने विचार हम सबके बीच रखें। थैंक यू गीतांजलि जी। सर्वप्रथम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय का हम लोग धन्यवाद करेंगे कि आज उनकी प्रेरणा से ये वेबिनार का आयोजन हो रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन में समाज कार्य व्यवसाय की क्या भूमिका हो सकती है, उस पे कुछ बिंदुओं पे हम प्रकाश डालना चाहेंगे। समाज कार्य व्यवसाय के माध्यम से नई शिक्षा नीति को बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकता है। नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिसका लक्ष्य स्कूल और समाज के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा पर भी इसका व्यापक असर पड़ने की संभावना है। इस नीति से अनेकों शासकीय विभागों के पदों की अर्हताओं, नीति निर्माण आदि पर भी प्रभाव पड़ेगा। बदलते समय के साथ ही हमें आधुनिक ज्ञान, तकनीक, कौशल के प्रयोग के साथ शासकीय कार्यक्रम में पारदर्शिता रखनी होगी, ताकि इस नीति से समस्त लाभ प्राप्त हो सके। इस नीति में शोध पर भी जोर दिए जाने से इसकी महत्ता और बढ़ गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिग्री देना ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाना है। समाज कार्य व्यवसाय के मूल्य भी यही बात करते हैं। समाज कार्य एक अभ्यास आधारित व्यवसाय है और अकादमिक अनुशासन है, जो सामाजिक परिवर्तन और विकास, सामाजिक सामंजस्य और लोगों को सशक्तिकरण और मुक्ति को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों, सामूहिक जिम्मेदारी और विविधताओं के लिए सम्मान के सिद्धांत सामाजिक कार्यों के लिए केंद्रित है। समाज कार्य सामाजिक विज्ञान, मानविकी और स्वदेशी ज्ञान के सिद्धांतों से रेखांकित है।
समाज कार्य लोगों और संरचनाओं के जीवन की चुनौतियों को हल करने, लोगों को सशक्त करने को बढ़ावा देता है। नई शिक्षा नीति इन सभी बातों का समायोजन किया गया है। इसलिए हम समाज कार्य व्यवसाय के सिद्धांतों और मूल्यों को बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति को साकार स्वरूप दे सकते हैं। समाज कार्य में हमारे कुछ मूल्य हैं, जैसे सबसे पहले है सेवा। जो नई शिक्षा नीति है, इसमें इसी तरह विद्यार्थियों को तैयार करने की बात कही गई है कि वो केवल एक डिग्री, कागज की डिग्री लेके ना रहे, जो उनको ज्ञान मिले। जैसे हमारे पहले था, अभी इससे पहले प्रोफेसर साहब ने बात की, जो हमारे पुराने संस्कृत में हमारा ज्ञान था कि लोगों को कोई डिग्री नहीं दी जाती थी। उससे पहले मैंने भी कहा, लोग कलाओं को सीखते थे और वो कलाओं को आगे बढ़ाते थे। दूसरा, इसी तरह से हमारा मूल्य है समाज कार्य का सामाजिक न्याय। आज भारत का संविधान, भारत की संरचना ही, जो हमारा आधुनिक भारत है, ये सामाजिक न्याय की बात करता है। आजादी के बाद हम इसी पे जोर देते आए हैं, लेकिन दुख की बात है, कहना पड़ता है कि अभी भी सामाजिक न्याय हर किसी तक नहीं पहुंच रहा है। ये कुछ लोगों तक ही सीमित हो गया है, क्योंकि समाज कार्य का मूल है। हमारे नई शिक्षा नीति में भी इस पे जोर दिया गया है। इसी तरह तीसरा समाज कार्य का मूल है गरिमा के साथ जीवन। प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज में उसकी एक डिग्निटी है, उसकी एक गरिमा है, उसके साथ उसको जीवन यापन करना चाहिए। आज हम देखते हैं, क्योंकि हमारे इसी भाषाओं की बात की गई है, कहा गया है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा हो वो उसकी अपनी भाषा में हो। आज कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं, चाहे हिंदी भाषा के लोग हों या अन्य भाषा के लोग हों, वो केवल देखते हैं कि हम अपनी भाषा में हैं, तो वो उनको लगता है कि हम समाज के साथ जी नहीं पा रहे हैं। और इस पे जोर दिया गया है कि गरिमा के साथ जीवन हर किसी व्यक्ति को जीना है, ये समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी के साथ है जो हमारा समाज कार्य का अगला मूल्य है मानव संबंधों की महत्ता। क्योंकि जो मानव का संबंध है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े ही समाज में रह रहे हैं। अगर एक दूसरे का साथ ना हो तो शायद समाज में हम चल भी ना पाए, क्योंकि कोई भी इंसान जब तक इस समाज में सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ता नहीं है, ना वो विकास कर सकता है, ना वो कोई कार्य कर सकता है। आज की आधुनिकता में, इस भागम भाग की जिंदगी में हम लोगों को देख रहे हैं, खासकर कोविड महामारी के टाइम पे इन लोगों को देखा गया कि मानव संबंधों की, इमोशनल की कितनी जरूरत है। क्योंकि कुछ नहीं है कि आप दूर हैं, लेकिन कम से कम फोन से ही एक दूसरे से आप बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि हमारी कोई तो चिंता कर रहा है, तो इस बात का हमारा समाज कार्य भी जोड़ देता है। और नई शिक्षा नीति में भी इस पे काफी जोर दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट है एकीकरण। एकीकरण, इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं कि सभी चीजों को मिलाकर, सभी भावनाओं को मिलाकर, सभी विषयों को मिलाकर इंटीग्रिटी की बात है। और लास्ट में हम बात करते हैं समाज कार्य मूल में क्षमता। जो क्षमता का विकास, क्योंकि समाज कार्य का यही सिद्धांत है, हर व्यक्ति में शक्ति है, हर व्यक्ति में एनर्जी है। उसके जिस प्रकार से रामायण में, हम रामचरितमानस में देखते हैं कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है कि आप वो कार्य कर सकते हो। समाज कार्य यही विश्वास रखता है कि कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो किसी कार्य में पीछे रह सकता है, लेकिन उसको उसके कार्यों को आगे बताने के लिए, उसमें वो शक्ति है, एनर्जी है, उसको बाहर लाने के लिए हम बहुत तरीके हमारे समाज कार्य के माध्यम से उसको कर सकते हैं। इसी तरह नई शिक्षा नीति बहुविध प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थियों को कला, विज्ञान, वाणिज्य के साथ समावेशी शिक्षा देने पर बल देता है। समाज कार्य शिक्षा के पाठ्यक्रम में शुरू से ही समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। समाज कार्य व्यवसाय के माध्यम से नई शिक्षा नीति में निम्न प्रकार से हस्तक्षेप कर सकते हैं। पहला, विशेष शिक्षा मूल्यांकन में भाग लेना तथा व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाना। घर, स्कूल, समुदाय बच्चों में होने वाली समस्याओं को दूर करके समायोजन करना। दिव्यांग बच्चों पर सामाजिक या विकासात्मक इतिहास तैयार करना। व्यक्तिगत, समूह और परिवार का परामर्श देना। परिवार, स्कूल और समुदाय के संसाधनों को जुटाना, जिससे शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से सीखने लायक बनाया जा सके। सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में सहायता करना एवं हस्तक्षेप की रणनीति तैयार करना। छात्रों के साथ भी हम समाज कार्य हस्तक्षेप करेंगे, जिसमें संकट में हस्तक्षेप करना। आज हम देखते हैं छात्र हैं, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि सुसाइड कर लेते हैं। वो एक छोटी छोटी बातों से, आप रोज पेपर में हम लोग इस चीजों को पढ़ते रहते हैं। तो छात्रों के साथ जो समस्याएं आए, जो उनकी खासकर मनोचिकित्सीय जो समस्याएं आती हैं, उसमें हस्तक्षेप करें। शैक्षिक सफलता की रणनीतियों का विकास करें।
संघर्ष के समाधान और क्रोध के प्रबंधन में सहायता करें, बातचीत के कौशल से बच्चों के उचित सामाजिक विकास में मदद करें, स्वयं और दूसरों को समझने और स्वीकार करने में बच्चों की सहायता करें। आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है समाज की यही है कि अपने आप को और दूसरे को समझना, क्योंकि हम अपने आप अपनी बातों को हम स्वयं भी नहीं कई बार समझ पाते हैं और दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम वो स्थान बदल कर देखें, वो एक दूसरे का स्थान बदल करके देखें, और ये बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है। इसी तरह इसके बाद हम समाज का हस्तक्षेप अभिभावक और परिवार के साथ करेंगे। परिवार में शैक्षिक समायोजन को प्रभावित करने वाली समस्याओं का साक्षात्कार के माध्यम से आकलन करना, बच्चों के स्कूल समायोजन में अभिभावकों को सशक्त बनाना, स्कूल और समुदाय में बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करें, इसके लिए परिवार के तनाव को कम करना, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए उपलब्ध कार्यक्रमों तक पहुंचने के लिए अभिभावकों की सहायता करना, स्कूल और समुदाय संसाधनों तक पहुंचे और उनके उपयोग में माता पिता की सहायता करना। इसके साथ, क्योंकि एक संस्था है, स्कूल भी एक संस्था है, शिक्षक हैं साथ में जुड़े हैं, कर्मचारी जुड़े हैं, हम इनके साथ भी समाज कार्य अभ्यास के माध्यम से, समाज कार्य व्यवसाय के माध्यम से कार्य करेंगे। छात्रों के प्रदर्शन एवं व्यवहार, सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करने वाली जानकारी प्राप्त कर स्कूल को प्रदान करना, छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का आकलन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का विकास करना, व्यवहार प्रबंधन के माध्यम से शिक्षकों का सहयोग करना। इसके साथ साथ हम स्कूल और समुदाय के बीच में भी संपर्क हो, उस पर भी कार्य करने का मौका है। समुदाय के संसाधनों को छात्रों तक पहुंच हो सके, इसके लिए समन्वय करना, सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं का स्कूल के साथ समन्वय, परिवार और बच्चों तक समुदाय और स्कूल की सुधारात्मक सेवाओं को पहुंच हो सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में भी बहुत सारा हस्तक्षेप है जहां पर हम कार्य कर सकते हैं, जैसे जैव मानव सामाजिक आकलन, सामाजिक इतिहास का संचालन, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में बाधाएं, सहकर्मी मुद्दे, आत्मघाती विचार, भावनात्मक कामकाज का मूल्यांकन करना, छात्रों के आत्मनिर्णय का समर्थन करना, विशिष्ट मुद्दों के बारे में व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामूहिक चिकित्सा जैसी समाजकार मनोचिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना, संकट प्रबंधन में सेवाएं प्रदान करना, छात्र सेवाएं और छात्रों के सर्वोत्तम हितों की वकालत करना, सामुदायिक संसाधनों का संदर्भ, अन्य व्यावसायिक व्यक्तियों का सहयोग, शिक्षकों, कर्मचारी, अभिभावकों की कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण देना, गृह भ्रमण, नैतिक मुद्दों की पहचान करना और हल करना, प्रबंधन और पर्यवेक्षण करना। जब ये वेबिनार स्टार्ट हुआ उस समय हमारी कुलपति महोदया ने भी जैसे कहा कि हम समाज कार्य में, इसीलिए हम उनको केवल क्लास में ही नहीं रखते हैं, हम उनको क्षेत्र कार्य में ले जाते हैं, हम उनको वो यात्रा भ्रमण में ले जाते हैं। जो आज नई शिक्षा नीति जिस चीज पे जोर दे रही है कि बच्चों को प्रैक्टिकली रूप में होना चाहिए, उनको प्रयोगात्मक होना चाहिए, सिर्फ उनको थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, उसी को हम समाज कार्य, हमारा जो समाज कार्य का सिलेबस है, उसका जो हमारा पाठ्यक्रम है वो पहले से इस रूप में डिजाइन है। और ये नई शिक्षा नीति आने के बाद हम समाज कार्य के और अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति को सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे उनके निवास स्थान कहीं भी हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा। इस कार्य में ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधि वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है और इसके द्वारा समाज में समानता, समावेशन और सामाजिक आर्थिक रूप से गतिशीलता प्राप्त की जा सकती है। यही समाज कार्य का मूल उद्देश्य है और यही नई शिक्षा नीति जो हमारे प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, हमारी सरकार लेके आई है, उसका भी उद्देश्य है कि जो प्रैक्टिकली शिक्षा है वो लोगों तक पहुंचे। और जिसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारी समाज कार्य व्यवसायिक हैं, हम लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे छात्र हों, उन सब की बहुत बहुत भूमिका है ये नई शिक्षा नीति लागू हो सके। और नई शिक्षा नीति क्योंकि सिर्फ कागजों तक ना रह जाए, ये प्रैक्टिकली रूप से आम जनता तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके, इसमें समाज कार्य व्यवसाय अपना योगदान करता रहा है और आगे नई शिक्षा नीति के अनुसार करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही सुंदर और रोचक ढंग से आपने समाज कार्य व्यवसाय को प्रस्तुत किया कि किस तरीके से हमारी वर्तमान शिक्षा नीति में समाज कार्य व्यवसाय के मूल्य, आदर्श, उसके सिद्धांत हर स्तर पे कहीं ना कहीं समावेशित किए गए हैं।
और बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत ही सरलतम ढंग से और बहुत ही अच्छे उदाहरण, हनुमान जी का जो आपने उदाहरण दिया बहुत ही अच्छा, कि एक्चुअल में समाजकार व्यवसाय का यही काम होता है जो व्यक्ति में छिपी हुई उसकी योग्यताओं और उसकी कमियों को उसको रियलाइज करवाता है कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो और तभी तुम्हारा जो है विकास संभव है। और जिस तरीके से आपने समाजकार व्यवसाय की भूमिका पर प्रकाश डाला, बहुत ही रोचक, बहुत ही उपयोगी ढंग से आपने हम सबको अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और चूंकि समय हमारे पास सीमित है, बहुत ही रोचक वेबिनार चल रहा है। हमारे तीनों विद्वान, तीनों व्याख्याता बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने अपने विचार रखे। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की डॉक्टर अलका मिश्रा जी को से निवेदन करूंगी कि वो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम, प्लीज। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीतांजलि जी। हमारे विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति महोदया के निर्देशन में यह राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है। मैं इस संगोष्ठी के आयोजककर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और यह द्वितीय सत्र बड़ा ही रोचक रहा। इसकी सर्वप्रथम थी प्रोफेसर अर्चना चंद्रा जी, परम विदुषी हैं। उन्होंने अपने व्याख्यान में अत्यंत ही सारगर्भित बातें की और वार्ड भट्ट की कादंबरी का उल्लेख किया और समेकित शिक्षा पर उन्होंने अपनी बात रखी और इसे कैसे लचीला बनाया जाए इस पर उन्होंने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत आभार अर्चना चंद्रा मैम का, प्रोफेसर अर्चना चंद्रा मैम का। हमारे जो द्वितीय वक्ता थे, अधिष्ठाता कला संकाय एवं विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व के प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता जी, उन्होंने भारतीय संस्कृति के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि हम अपने गौरव को, प्राचीन गौरव जो तक्षशिला और नालंदा का गौरव था, उसे इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से पुनर्स्थापित करेंगे। जो भारत का आदर्श था, केन तख्तेन भुंजिता का, कि त्याग में भी भोग का आदर्श है और हमारी जो संस्कृति रही है वह आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देने के लिए रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् की जो भावना थी, जो हमारे संस्कार थे, जो हमारा प्राचीन गौरव था, जिसे मैकाले ने हमारे अंदर हीन भावना भर दी थी, उस हीन भावना को दूर करने के लिए यह नई शिक्षा नीति जो है वह एक कारगर कदम उठाएगी और हम अपनी संस्कृति को, अपने गौरव को पुनर्स्थापित करेंगे। यह जो नई शिक्षा नीति है, जैसा कि हमारी कुलपति महोदया ने कहा कि रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है, जहाँ हर एक फूल का अपना महत्व है और हमारे इस विश्वविद्यालय से नई गार्गी निकलेंगी, नए चाणक्य निकलेंगे। और इसी भावना को व्यक्त करते हुए हमारे जो तीसरे व्याख्याता रहे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर विवेक सिंह, समाज कार्य के अद्भुत विद्वान हैं। उन्होंने बहुत सारे एनजीओ के माध्यम से काम किया है। एक उनका विस्तृत अनुभव रहा है शकुंतला महाविद्यालय का। उन सारे अनुभवों का निचोड़ उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया और बताया कि समाज कार्य की इसमें क्या भूमिका होती है। वस्तुतः हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी विश्वविद्यालय हैं, वह अंततः समाज के हित के लिए, समाज के उपयोग के लिए ही कार्य करते हैं और इस हित को साधने में, छात्रों के व्यक्तित्व के निर्माण में हम कैसे भूमिका निभा सकते हैं, शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, इसे उन्होंने बाखूबी व्यक्त किया। जैसे कि हमारे प्रथम वक्ता जो थे दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय की शिक्षा 4 साल की हो गई है, उसे लचीला बनाया गया है, किसी भी स्तर पर इसे कोई छोड़ सकता है, वहां से उसे वो डिग्री दी जाएगी, वापस आ सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सिर्फ अतीत के गौरव गान से काम नहीं चलेगा। हार्वर्ड, कैलिफोर्निया, इन सारे विश्वविद्यालयों में जो शोध का स्तर है, जो गुणवत्ता है, जिस तरह से पेटेंट हो रहे हैं, हम कहीं पीछे हैं। साइंस मैगजीन में और सारे जो विश्व स्तरीय शोध है, उनमें भारत का स्थान बहुत पीछे है। तो इस नई शिक्षा नीति से इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास किया गया है और एक समेकित चिंतन की बात की गई है कि कैसे जो है एक अभिनव चिंतन स्थापित हो, एक अभिनव मूल्य स्थापित हो और हमारी इंटीग्रिटी और लॉयल्टी कैसे डेवलप हो और नैतिक मूल्यों का क्या स्थान है, इन सब बातों का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं इस वेबिनार
के संयोजन के लिए वाणिज्य विभाग का धन्यवाद करना चाहती हूँ, वहाँ प्रियंका सक्सेना मैडम का, कोहली जी का, और अपने विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों का मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इसको दिया। मैं डॉक्टर शिवानी श्रीवास्तव जी का एवं डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने समय समय पर उचित दिशा निर्देश दिए। और साथ में मैं तकनीकी सहायक दिव्यांशु श्रीवास्तव का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिसने तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई। और विश्वविद्यालय का छोटा से छोटा काम बिना वहां के कर्मचारियों के कभी पूरा नहीं हो सकता, तो मैं भी पूरे विश्वविद्यालय इस वेबिनार को जो है सफल बनाया। पुनः सबका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर गीतांजलि, प्रोफेसर चंद्रा मैम, प्रोफेसर राजकुमार गुप्ता जी, प्रोफेसर विवेक सिंह, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपने ज्ञान से हम सबको अभिसिंचित किया। बहुत आभार। और इसी के साथ मैं डॉक्टर गीतांजलि जी और सभी वक्ताओं से कहूंगी कि इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन कर दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अलका। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सारगर्भित ढंग से सभी, बहुत ही संक्षिप्त समय में सभी को समावेश करते हुए अपना धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं पुनः विश्वविद्यालय के तरफ से, इस विश्वविद्यालय की टीम की तरफ से सभी प्रतिभागियों का, सभी विद्वजनों का, सभी सहयोगी कर्मियों का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और भविष्य में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह के वैचारिक मंथन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। आपसे सहयोग की कामना के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में नए प्रासंगिक विषय